यदि हम उसी को आगे बढ़ाएं, एप्लीकेशन तो ऑफ, हाँ सर एम्पियर ये लॉ, हाँ थोड़ी बोलो। क्वालिटी नहीं आ रही है। वीडियो सही नहीं है सर एक बार आप पहले कुछ लिखिए तब पता चलेगा। एक मिनट रुको। सर बहुत विजिबल नहीं है। सर एकदम ब्लर है। यार नेट तो आ रहा है। मौसम खराब है ना। सर अभी थोड़ा सही हो गया था। एक मिनट रुको। पता है सही? हाँ सर अभी सही आ रहा है। आ जाएगा आ जाएगा। बीच बीच में थोड़ा ब्लर हो रहा है। हो जाएगा हो जाएगा। पिछली क्लास में कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे, एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन, और हमने बहुत सारे केसेस में करके देखा था और इनफाइनाइट थिन शीट में कर लिया था। अब हम वो कौन सा केस था, केस नंबर कौन सा था? 7। केस 8। केस 8 में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलिंड्रिकल कैविटी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड cylindrical cavity. इनसाइड सिलिंड्रिकल कैविटी, इसमें क्या है बेसिकली, एक मेरे पास इनफाइनाइट कंडक्टिंग सिलेंडर है, ये इसका एक्सेस है, इधर इन्फिनिटी तक है और नीचे भी इन्फिनिटी तक है, और यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट की गई है, ये कैविटी है, सिलिंड्रिकल कैविटी। और लेट्स से जो करंट है वो ऊपर जा रहा है और करंट डेंसिटी J है। ये सेंटर ऑफ द सिलेंडर, हाँ अपलोड मैंने अपडेट कर दी थी अपलोड। ओके सर। ये जो है सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, और यहाँ पर अंदर कोई एक पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड कैविटी। क्या फिगर क्लियर है? C1 C2 कोएक्सियल है? कोएक्सियल कहाँ है, अलग अलग है ना। हाँ ओके सर। और उसी कैविटी के अंदर एक पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और करंट डेंसिटी J है। फटाफट कॉपी करो फिगर को। और C1 C2 A वेक्टर के बराबर है। तो ये बेसिकली जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक सॉलिड सिलेंडर मानो, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका कुछ रेडियस रहा होगा, लेट्स से कैपिटल R है,
और ये C1 है और यहाँ पर कोई पॉइंट R1 रेडियल डिस्टेंस पे पॉइंट P है और इट वाज सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट, राइट। इसमें करंट डेंसिटी J है और एक एज्यूम करूं नेगेटिव करंट डेंसिटी की कैविटी ये कैविटी है, ये सेंटर इसका ये भी इनफाइनाइट है, इसका सेंटर C2 और यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इसमें करंट डेंसिटी नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। ये इमेजिन कर पा रहे हो? तो सर ये C1 C2 क्या आगे आपने क्या लिखा है? C1 C2 ये बड़े वाले सिलेंडर का क्या सेंटर है और C2 है जो कैविटी का सिलेंडर वो सेंटर है, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल कैविटी है उसका सेंटर C2 है। नहीं सर C1 C2 हाँ। इक्वल टू A वेक्टर कुछ लिखा है वो सर देख नहीं रहा एक्चुअली क्या है। हाँ ए वेक्टर है, ए वेक्टर है। C1 से C2 को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है। आपने P पॉइंट सिलेंडर के अंदर लिया है ना, छोटे वाले सिलेंडर के अंदर? इनसाइड कैविटी सिलेंडर, ओके सर। जो सिलिंड्रिकल कैविटी है उसके अंदर है। पहले बताओ सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है? पहले ये चीजें अभी मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किए, बस ये चीजें कि क्या करना है और हाँ क्या है। सर बोलो। C1 वाला सिलेंडर उसमें आपने वो क्या लिखा डायरेक्शन? करंट डेंसिटी जो है अपवर्ड सर डायरेक्शन में। नहीं ये वाला नहीं, जो सर इक्वल टू लिखा। ये हाँ ये ये R1 वेक्टर है। C1 से P का जो वेक्टर है वो R1 वेक्टर है। ठीक है। C1 से P जो वेक्टर है वो R1 वेक्टर है। यहाँ पर C2 से P का जो वेक्टर है उसे R2 बोल रहा हूँ। C2 से P का जो वेक्टर है वो R2 वेक्टर है। और देख लो यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मतलब अपोजिट मानी है। यदि इसको सुपरइम्पोज कर दूं तो इट इज इक्विवेलेंट टू क्रिएटिंग अ कैविटी। यस और नो? जल्दी बोलो यस सर। भाई। इधर ऊपर जा रहा है, इधर नीचे जा रहा है, दोनों को सुपरइम्पोज करूंगा तो ये और ये वाला पार्ट मिलके क्या कर देगा? जीरो कर देगा। इट इज इक्विवेलेंट टू क्रिएटिंग अ कैविटी। यस और नो? यस सर। ठीक, मैं मिटा रहा हूँ इसको और सिंपलेस्ट फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इतना मिटा दूं? यस सर। ठीक, अब मैं थोड़ा सा सिंपल करके बना रहा हूँ प्रोजेक्शन वाला ताकि आपको थोड़ा एनालाइज करने में आसानी हो। अब इस फिगर का मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ। टॉप व्यू जो हमने देखा था उसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या देखेगा? ये है क्रॉस सेक्शन, इमेजिन कर पा रहे हो? ये और यहाँ पर ये कैविटी है और ये आपका C1 है, ये C2 है और यहाँ पर एक पॉइंट P है। ये जो है ये वेक्टर A है, ये जो है ये वेक्टर R1 है और ये जो है ये वेक्टर R2 है। दिख रहा है साफ साफ? नहीं दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, और इसमें करंट बाहर आ रहा है। ये इक्विवेलेंट टू एक पूरा सॉलिड सिलेंडर है। इसमें ये C1 है, यहाँ पर एक पॉइंट है P और इसमें जो करंट डेंसिटी कहाँ है? आउटसाइड है।
और एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाला है जिसका सेंटर C2 है और एक पॉइंट P है और जिसको बोल रहा हूं R2 वेक्टर, और इसका जो करंट डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और इन दोनों को सुपर इम्पोज करूंगा तो ये फिगर बनेगा। यस और नो? दिख गया सबको? अच्छा, बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और वेक्टर फॉर्म में क्या था फॉर्मूला? अच्छा, सिंपल फॉर्मूला था, इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या है, आई अपॉन 2 पाई आर, क्या यही फॉर्मूला है? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? यदि मैं करंट की बात करूं तो करंट जो हो जाएगा, ये R1 है, सर एक ये R2 है। नेगेटिव। हाँ, अभी मैं यदि लिखूं इसकी वजह से, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की वजह से इज इक्वल टू, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और करंट को लिखूं मैं तो करंट हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू जे। डिवाइड बाई R1, क्या ये होगा? जल्दी बोलो। मैग्नीट्यूड। सर थोड़ा सा इसमें बड़ा जो लिख थर्ड दीजिए। फिगर है सर, इसमें जो थर्ड फिगर है उसके अंदर क्या क्या लिखा सर, बता दीजिए, दिख नहीं रहा है। बेटा P C2 उसका सेंटर है, R2 वेक्टर है, C2 से P की तरफ। ओके सर। सुनो ठीक से, अभी मैंने एक चीज बताई थी कि यदि कोई सिलिंड्रिकल है, मैंने एक केस करवाया था, ध्यान से सुनो, रिजल्ट देखो। केस 2 में एक सिलेंडर था जिसमें करंट डेंसिटी पता थी J, तो R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा था? जल्दी बोलो, देख के बताओ। नहीं याद है ना? ऐसे ही आ जाया करो यार। म्यू नॉट JR/2। हाँ, क्या था? बोलो, फिर से बोलो। म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट J करंट डेंसिटी इंटू R/2। R, ये था ना इनसाइड का फॉर्मूला ये था। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो देखो J का डायरेक्शन कहाँ है? इसमें आउटसाइड है, R का डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना? तो यदि मैं इसका डायरेक्शन की बात करूं तो किसकी तरफ, करंट की तरफ फिंगर करूं, बाहर की तरफ, है कि नहीं? राइट हैंड। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? बोलो जल्दी। J की तरफ फिंगर करूं और किसकी तरफ कर्व करूं? R की तरफ। J इसका कहाँ है? आउटसाइड है। J कहाँ है? आउटसाइड है। तो आउटसाइड राइट हैंड की फिंगर करूं, और R किधर है? R1 इधर है, तो R1 की तरफ कर्व करूं तो थंब ऐसे जाएगा, मतलब इट विल बी द डायरेक्शन। यस और नो? यस सर। ये B1 होगा, तो B1 का मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 2 J क्रॉस R1। जल्दी बोलो। यस सर। चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, राइट हैंड थंब रूल से वेरीफाई कर लो, J क्रॉस R1 से वेरीफाई कर लो, क्या यही डायरेक्शन आ रहा है B का, और यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर।
अच्छा, यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर तो नेगेटिव, यदि मैं इधर वाली को आउटसाइड को पॉजिटिव करंट डेंसिटी मान रहा हूं तो इन साइड वाली को क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा कि नहीं मानूंगा? यस सर। तो जो B2 होगा म्यू नॉट अपॉन 2 माइनस J क्रॉस R2। जरा देख लो इसी की तरफ डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। भाई J कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इसके अपोजिट मतलब इधर आना चाहिए, राइट। करंट बाहर आता तो ऐसे ऐसे सर्कल बनते, और करंट अंदर जा रहा है तो ऐसे ऐसे सर्कल बनेंगे। यस और नो? उसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इसके अपोजिट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड कैविटी, क्या वो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर होगा? और कॉमन ले लूं तो म्यू नॉट बाई 2 कॉमन आ गया, और J भी कॉमन आ जाएगा, J वेक्टर कॉमन आ गया, तो क्रॉस अंदर जो बचेगा, अंदर बचेगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ये बचेगा, जल्दी देखो। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, R1 माइनस R2 वेक्टर, मुझे ये यहाँ फिगर इस फिगर को देखो, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर है, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर A वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ Yes. से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू B1 प्लस B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर क्रॉस A वेक्टर के बराबर होगा। यस सर। अच्छा, J वेक्टर जो है वो आउटसाइड है और A वेक्टर ये है, तो J की तरफ फिंगर रखूं, A वेक्टर तो कांस्टेंट वेक्टर है कि नहीं है, क्योंकि सेंटर को ज्वाइन करने वाला है। यस सर। कांस्टेंट वेक्टर, Yes, sir. कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट। और J वेक्टर भी क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है आउटसाइड, जो Yes, गिवन sir. है। अच्छा, क्योंकि अंदर को तो क्या माना है, माइनस J माना है, तो J वेक्टर भी कांस्टेंट है, तो ये जो ओवरऑल वेक्टर रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? J Yes, क्रॉस sir. A वेक्टर, और J क्रॉस A वेक्टर जो होगा, यदि मैं बहुत ठीक से देखूं तो कैविटी को दोबारा से बनाऊं समझने के लिए, ये तो आ गया वैल्यू। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्रॉस हटा दूंगा, और J और A के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 J इंटू A के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एंगल बिटवीन J वेक्टर एंड A वेक्टर इज 90 डिग्री है, तो ये मैग्नीट्यूड रहेगा। अच्छा, रही बात डायरेक्शन की, तो ये C1 है, ये C2 है, और ये आपका A वेक्टर है, और ये आपकी कैविटी थी, ये कैविटी, और इस पे जो J है वो आउटसाइड है, J जो है वो आउटसाइड है। तो J की तरफ फिंगर रखूं, मतलब आउटसाइड फिंगर रखूं, और कर्व करूं A की तरफ, थंब कहाँ जा रहा है, A के परपेंडिकुलर और J के परपेंडिकुलर जाना भी चाहिए भाई। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो A वेक्टर इधर है, J वेक्टर इधर है, तो J क्रॉस A, तो दोनों के परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड जो डायरेक्शन होगा वो A वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और J वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इट विल बी द मैग्नीट्यूड तो इतना होगा और डायरेक्शन ये होगा, और इनसाइड कैविटी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी,
यूनिफॉर्म होगी, यस और नो? Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी विल बी यूनिफॉर्म। लिख लो जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड inside cavity will be uniform और क्या रहेगी? ए वेक्टर और जे वेक्टर दोनों के क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी, और डायरेक्शन जो होगा वो जे वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का होगा, एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग and direction will be along J vector cross A vector. Agree or not? जल्दी बोलो। Yes, sir. सोच लो बेटा। Yes. Sir, magnetic field inside the cavity will be uniform. हाँ सर ये बता दीजिए क्या यूनिफॉर्म। होगा। अरे बेटा ये कांस्टेंट आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो यूनिफॉर्म हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। पक्का? यस सर। सोच लो एक बार, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट केस पे पहुंचते हैं। ये समझ में आ गया? मिटा दो बेटा सारे Yes, लोग। sir. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो बेटा, अभी अभी हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, यदि कुछ किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो। चलिए नेक्स्ट केस पे पहुंचते हैं, केस 9। केस 9 में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग नैरो सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग नैरो सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग नैरो सोलेनॉइड। अब जरा समझो, बिल्कुल आसान है, प्रोसेस समझो ताकि आपको यदि कोई डिफरेंट सिचुएशन भी है तो वहां भी आसानी से कर लो। सोलेनॉइड कुछ ऐसा होता है, स्प्रिंग जैसा, इमेजिन किया, स्प्रिंग जैसा होता है। ये करंट लेट से ये जा रहा है, इसका रेडियस लेट से आर एज्यूम कर लूं, और स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट आई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान देना ठीक से, आई है करंट, स्मॉल आर है रेडियस। अब यहां पे इमेजिन करो
करंट जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, इमेजिन किया, जल्दी बोलो, ऐसे। Yes. sir. Yes. ठीक है, ये चाहे ये मान लो ये जो डॉटेड लाइन में यहाँ पर है, ये डॉटेड लाइन कुछ दिख रही है, मैं मिटा दिया है, ये डॉटेड लाइन समझ लो बैक एंड है, और डार्क वाला जो है वो फ्रंट एंड है। इमेजिन कर लिया? Yes. Yes. Yes, sir. ऐसे 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 करंट जा रहा है, और ये समझने के लिए दूर दूर सर्कल बनाए हैं, बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल करीब चिपके हुए। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो इमेजिन करो ये स्प्रिंग थी, ऐसे 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 करंट फ्लो कर रहा था। बिल्कुल ध्यान देना, तभी समझ में आ जाएगा, नहीं तो कुछ मिस कर गया तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे मान लो स्प्रिंग को मैंने डायमेट्रिकली ऐसे कट कर दिया, इमेजिन कर लिया, कट कर लिया, तो जो प्रोजेक्शन दिखेगा करंट ऐसे, यहाँ पर आधे पार्ट को देख रहा हूं, ऐसे डायमेट्रिकली कट कर लिया है, सिलेंडर टाइप में होगा ना ये, तो डायमेट्रिकली ऐसे कट कर दिया है, तो ऊपर वाले पार्ट में दिखेगा, जब डायमेट्रिकली कट कर लिया तो ऐसा दिखेगा, ऊपर वाले पार्ट में करंट अंदर जा रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो? जल्दी बोलो। Yes, sir. वायर का जो कटा हुआ, बेटा ऐसे डायमेट्रिकली कट करोगे तो करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर करंट ऐसे जाता हुआ दिखेगा अंदर की तरफ। सही नहीं आ रहा। अरे यार तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो ना, इमेजिन नहीं करो, ब्लैंक बैठे हो। यदि स्प्रिंग है, स्प्रिंग इमेजिन कर लिया? यस सर। Yes, sir. सामने नहीं हो ना, सामने मैं थोड़ा कोशिश करता। अब स्प्रिंग में करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, Okay. इमेजिन किया? यस सर। ठीक है. अब ऐसे मैंने डायमेट्रिकली कट कर दिया, डायमीटर इमेजिन करो, डायमीटर इमेजिन करो, कर लिया. तो इस अब आगे वाला पार्ट हटा दो, अब मैं इस आधे पार्ट को देख रहा हूं, तो यहाँ से करंट अंदर जाता हुआ नजर आएगा ना ऊपर वाले से। अच्छा, ओके, ठीक ठीक. और तो नीचे वाले से तो पार्ट बाहर आएगा ना? हाँ, नीचे वाले से बाहर आता नजर आएगा। यस सर। ओके ओके. इमेजिन किया? क्योंकि करंट ऐसे घूम रहा था। हाँ। हाँ सर। सर ये आप एंटी क्लॉकवाइज करंट लेके कर रहे हैं ना? अरे मेरा हाथ दिख रहा है, देख ले, जो है देखने के ऊपर है, कहाँ से देख रहा हाँ है? सर, वही है वही है। ये तो यहाँ से लग रहा है, नीचे वाले हाथ पार्ट से लग रहा है कि करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इमेजिन करे नहीं करे? यस सर। ठीक, तो ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है। सब लोगों ने इमेजिन किया है बेटा? बेटा थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है, ब्लैंक बैठे रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बता दिया मैंने। तो डायमेट्रिकली कट किया था ऐसे, तो ऐसा लग रहा है ऊपर वाली वायर से करंट अंदर घुस रहा है, और नीचे वाली वायर से ऐसे करके ऐसे घूमते ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। अच्छा, तो ये तो कैसा एक थिन शीट है कि नहीं है? जैसे कि थिन शीट का मैंने डेरिवेशन किया था, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो ये जो प्रोजेक्शन देख रहा हूं, तो ये एक थिन शीट की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस हाँ सर. Yes, sir. और इस थिन शीट में करंट कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। Yes, sir. और इस थिन शीट से करंट कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। यस सर। यस अच्छा, तो these behaves like two thin sheet। तो वीडियो बहुत ब्लर हो गई है। सही है सर। like क्लियर है सर। two thin sheet, या समझ में आया? और थिन शीट का मैंने डेरिवेशन बताया है नहीं बताया है? यस सर। अच्छा, वेरी लॉन्ग है, नैरो है, तो थिन शीट की तरह ये बिहेव कर रहा है, ऐसे इसमें करंट बाहर आ रहा है और इस वाली शीट में करंट अंदर जा रहा है। अच्छा, थिन शीट का भी फॉर्मूला मैंने ड्राइव सर, किया उल्टा था, बोला जल्दी ना बताओ आपने। क्या है सर? हैं? सर पहली वाले में से बाहर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है ना? हाँ, आपने पहले सर वाले में अंदर जा रहा है और नीचे हाँ, वाले में बाहर आ रहा है। ओके। तो थिन शीट का जो डेरिवेशन आया था, वो डेरिवेशन क्या था? म्यू नॉट जे बाई 2 था। यस. यस। ठीक है। अच्छा, तो इसकी वजह से इसमें करंट अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से इसको वन थिन शीट बोल दूं, पहली वाली थिन शीट बोल दूं, इसको सेकंड वाली थिन शीट बोल दूं, तो पहली वाली थिन शीट की वजह से ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा
वो इस तरफ होगा कि नहीं होगा, जल्दी देखो राइट हैंड थंब रूल। यस अच्छा, और ऊपर वाले रीजन में और नीचे वाले रीजन में चाहे यहां देखूं चाहे यहां देखूं, क्या ये डायरेक्शन होगा ड्यू टू फर्स्ट थिन शीट? जल्दी बोलो। यस सर। प्रूव किया था हमने पिछली क्लास में बेटा, याद आया? यस सर। यस अच्छा, नीचे वाली थिन शीट में करंट बाहर जा रहा है, तो इस थिन शीट के ऊपर वाले रीजन में डायरेक्शन कहाँ होगा? जल्दी बोलो। लेफ्ट साइड से। इसे B2 नाम दे दूं, इधर इधर होगा और ये B2 होगा, और नीचे वाले में कहाँ होगा? राइट साइड। राइट। अब ऊपर वाले में यदि मैं बात करूं, B1 की बात करूं, तो B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या निकाला था? μ0J/2, यही निकाला था ना? अच्छा, J था करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है? अच्छा, J करंट पर यूनिट लेंथ है, इसमें I करंट था और N नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ थे। बात समझ में आई? तो टोटल करंट इन 1 यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बोलो? I dash is equal to N into I. It is a current in 1 unit length. सर एक बार Yes. B1 B2 बता देंगे फिर से? एक मिनट रुको। I dash is equal to N I L. ये करंट इन L यूनिट लेंथ, क्या ये ठीक लिखा है मैंने? जल्दी बोलो। यस और नो? हाँ सर सही है। भाई N नंबर ऑफ टर्न एक यूनिट लेंथ में है, तो L यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे? जल्दी बोलो। N इंटू L। और एक टर्न में करंट कितना है? I, तो N डैश हो जाएगा NIL। इट इज द करंट इन L यूनिट लेंथ। तो करंट डेंसिटी जो हो, हाँ बोलो। सर आप ये उस शीट के लिए देख रहे हैं ना? हाँ बेटा, हाँ सर ठीक है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? NI, इट विल बी द करंट डेंसिटी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो? यस क्या कैलकुलेशन सही करी है मैंने? सोच लो एक बार। तो J की जगह मैं NI लिख सकता हूं जहां जहां J आएगा। अब जरा देखो, तो B1 का वैल्यू हो जाएगा μ0 NI/2। ऐसे ही B2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? बेटा म्यूट कर लो यार। μ0 NI/2। तो दोनों B1 B2 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों इनफाइनाइट चीज है, और डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है फिगर में। यस सर। कुछ Yes. रिस्पॉन्ड करते जाओ। तो आउटसाइड ये दोनों क्या हो Yes, जाएंगे? sir. जल्दी बोलो। कैंसिल हो और इधर भी आउटसाइड वाला ये कैंसिल आउट। इनसाइड वाले क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड will be 0. Magnetic field outside solenoid will be 0. अच्छा, इनसाइड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएंगे। डायरेक्शन मैंने देख लिया कहाँ जा रहा है। यस सर। B1 तो कितना हो जाएगा? μ0 NI के बराबर हो जाएगा। तो इट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड। सर सर हाँ एक मिनट रुको। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, बेटा एक मिनट। मैग्नेटिक फील्ड inside ideal solenoid
हाँ हाँ बोलो बेटा। सर एक बार B1 B2 की डायरेक्शन प्लीज बता दीजिए फिर से। बेटा इसमें करंट अंदर जा रहा है तो सीट का देखो ना, जो सीट पिछली क्लास में कराया था, तो इस वाली सीट की वजह से 1 वाली सीट की वजह से B1 तो इधर जाएगा, इस रीजन में इधर आएगा नीचे साइड। अच्छा ओके ठीक है ना। और एक हाँ। सीट ये है, उसकी वजह से डिफरेंट रीजन में, जो पिछली क्लास में कराया था। हाँ सर। केस नंबर 7 देखना। यस सर। बेटा समझ में आया? जल्दी बोलो तो आगे बढ़े। यस यस किसी को कोई कंफ्यूजन? सर उस बीच डायरेक्शन का देख। नहीं देखेंगे? क्या बेटा? सर वो बीच का जो सर्कुलर पार्ट होगा वो सर उसका नहीं देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, यही रहेगा। नेचर ऐसा है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है ना ये, मतलब वेरी लॉन्ग है। नैरो, नैरो का मतलब लॉन्ग, लॉन्ग नैरो आइडियल सोलेनोइड। ठीक है। ओके सर। हाँ कॉपी कर लिया तो बेटा दो, जल्दी बोलो। यस सर सर। वो लास्ट थर्ड कॉलम मतलब कीजिएगा प्लीज अभी। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। हम्म। सर यही होगा फाइनल यस सर। आंसर हाँ सोलेनोइड। हाँ बिल्कुल, सर इनसाइड ये होगा, आउटसाइड जीरो। सर दूसरे केस को नहीं देखेंगे? दूसरा जो डायमेट्रिकली अपोजिट जो हम लोगों ने मतलब डायमेट्रिकली काटा था, तो उसका दूसरा पार्ट। नहीं तो जो नेचर इसका होगा वही उसका होगा, तो बात तो बराबर है। उस समझने के लिए काटा था बस। तो सर इनफाइनाइट फील्ड बीच में 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा B1 का? नहीं। सर इसको एम्पियर लॉ से कर सकते थे। एम्पियर लॉ से भी कर सकते थे। सर एक स्क्वायर लूप बना के। हाँ कर सकते हैं। एम्पियर लॉ से करके दिखाऊं? यस यस जब जो मिटा दूं इसको पहले तो। यस चलो एम्पियर लॉ से देख लो। तो जो जो मैंने कट किया उसमें ये ऊपर साइड तो क्रॉस लग रहे हैं, नीचे साइड डॉट, जैसे बाहर करंट आ रहा है। अब ध्यान देना एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ से कर रहे हैं। अब यहाँ पे, अब ये तो क्लियर है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, ये तो क्लियर है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तो पक्का है कि इधर आउटसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 0 होगी। हाँ सर बस यस बीच। सर। यहाँ भी दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 0 होगी। यस। ठीक। तो मेन बात कि अंदर निकाले, बाहर का तो प्रूव हो ही गया कि वो होगा, 0 होगा इन दोनों का इफेक्ट। तो लेफ्ट से मैंने ये ले लिया एम्पियर लूप। ठीक है। अच्छा बाहर तो 0 हो गई, बी आउट, बी इन निकालना है। तो बाहर तो 0, मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूं, यही बी एन का डायरेक्शन रहेगा, और बाहर तो 0 है। लेंथ लेट से ये भी एल है, ये भी एल है। ठीक है, स्क्वायर मान लिया समझने के लिए, क्या दिक्कत है? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। समझना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट
एन एल इंटू आई, ठीक लिखा है, इनक्लोज करें? यस सर। अच्छा, क्लोज इंटीग्रल ए बी सी डी ए को लिख सकता हूं इंटीग्रल ए बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल, अब यहाँ क्लोज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए से बी तक जा रहे हैं, बस बी सी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल सी डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल डी ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। ये टर्म जीरो क्यों? सर वो 90 cos डिग्री 90 है। और ये टर्म जीरो बिकॉज थीटा 90 डिग्री, और ये टर्म जीरो क्योंकि बी आउटसाइड जीरो है। जल्दी बोलो। यस सर। क्योंकि नीचे वाले का अपोजिट होगा ना, इसका यदि इसका इधर होगा तो इसका कहाँ होगा? इधर होगा, तो जीरो। अच्छा, तो बी डॉट डी ये वाला टर्म बचा, तो इसको सॉल्व करूं तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल। जल्दी बोलो, सही आया? यहां से एल से एल गया तो बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वही आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. सर ये माइनस में नहीं आ जाएगा? cos 180 होगा ना? देख ले फिर बोलना। अच्छा, और सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी तो उसी तरफ है। ठीक है, एम्पियर लॉ से भी क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से। मिटा दो बेटा, कॉपी कर लिया। जाइए। कर लो कॉपी। सर बेसिकली इन सब केसेस के एंड के रिजल्ट अच्छे से याद करना है, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ हाँ, वो कब रहेंगे तो बेटर रहेगा। केस नंबर 9 हो गया, केस नंबर 10 करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड inside toroid। पहले टोरॉइड समझो। टोरॉइड बेसिकली जैसे सोलोनाइड सिलिंड्रिकल था ना बेटा,
तो सोलेनॉइड को घुमा दो ऐसे करके तो सर्कल बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? टॉरॉइड बोलते हैं। मतलब टॉरॉइड कुछ देखने में ऐसा लगेगा। लेट्स से करंट ऐसे जा रहा है, इमेजिन किए नहीं किए? जल्दी देखो, फिगर क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो ये जो है ये टॉरॉइड है, ऐसे ऐसे करंट। इसका ये सेंटर है, तो इनर यहां पर नहीं बना रहा हूं, रेडियस, स्मॉल आर इज द रेडियस, और इनर और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट बराबर है, थिन होता है ये, तो इसलिए चाहो तो ऐसे, यदि ये इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, तो इनर और रफली इक्वल टू आउटर इज इक्वल टू आर, ये मतलब है इसका, क्योंकि ए और बी ऑलमोस्ट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समझे नहीं समझे? और करंट आई और कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। पहले देख लो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? और आई है करंट। ठीक, ऐसे ही इसको भी मैंने डायमेट्रिकली ऐसे कट किया, तो मुझे जो दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। समझते जाना, जहां कंफ्यूजन है बोल देना। सर टॉरॉइड रिंग है क्या कोई टाइप? हाँ, स्प्रिंग को ऐसे घुमा दिया है। सर समझ नहीं आ रहा सर, कैसा मतलब? बेटा स्प्रिंग इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ सर। स्प्रिंग को घुमा के सर्कल बना दो। अच्छा ठीक है सर, हाँ समझ गया सर। तो यहाँ से करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बाहर कैसा लगेगा? करंट अंदर जा रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। सोच लो, करंट ऐसा लग रहा है? यस सर। बाकी लोग? Yes. अच्छा, ऐसे घूम के करंट ऐसे आ रहा है अंदर से, तो यहाँ कैसे लगेगा? डॉट। Yes. Yes, sir. चलो दूसरी बात तो ये। अच्छा, अब ये जो है, ये यदि मैं इसको खोल के रखता तो ये इनफाइनाइट थिन शीट जैसा होता, फाइनाइट थिन शीट जैसा होता। यस सर। यस सर। ऐसे खोल के रखता, और ये भी फाइनाइट
फाइनाइट थिन शीट जैसा होता, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होता, नहीं फाइनाइट होता? होता 2 पाई आर लेंथ हो जाती ना। हाँ हाँ। हाँ सर। अच्छा, जब मैंने इसको सर्कल में ज्वाइन किया तो चाहे यहां से चलूं तो चलते ही जाऊंगा, कहीं एंड नहीं है, चाहे यहां से चलूं कहीं एंड नहीं है, तो सर्कल बनने से ये इनफाइनाइट थिन की शीट की तरह काम करने लगा कि नहीं करने लगा? हाँ सर करने लगा। ठीक, सर्कल सर एक की बार ये वजह से कैसे समझा दीजिए, सर्कल में बेटा मूव करेगा तो इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा? ऐसे है ना, तो यदि यहां से गया तो ये एंड हो गया ना यहाँ, हाँ सर। इसका सर्कल बना दे। अब चल, कहीं एंड मिल रहा है तुझे? अच्छा ओके सर, समझ गया। तो कैसा बिहेव करने लगा? इनफाइनाइट शीट की तरह, यस सर। राइट। अब इनफाइनाइट शीट की तरह काम करने लगा तो चाहे तो एम्पियर लॉ से कर ले, शीट वाला मत यूज कर, चलो एम्पियर लॉ से कर ले, तो काय परेशान है, एम्पियर लॉ से कर ले, जैसे मर्जी है वैसे कर लो। एम्पियर लॉ से करें तो इसकी वजह से ये अंदर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी। ये कौन सा वाला है? इसको ऊपर वाली को 1 बोल देता हूँ, अंदर वाली को 2 बोल देता हूँ। तो ये B1 का डायरेक्शन होगा, और यहाँ पर B1 का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर B1 का डायरेक्शन ये होगा। जल्दी जल्दी देखो। Yes, sir. B2 का डायरेक्शन यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, बाहर है ना, यहाँ पर ये होगा, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अंदर वाले इनफाइनाइट की वजह से, और ये आपस में क्या कर देगा? कैंसिल। Cancel. कैंसिल। ये और ये आपस में क्या कर देगा? Cancel. कैंसिल। ठीक है, अभी मैं वही इनफाइनाइट वाला मैं एम्पियर लॉ से भी करके दिखा दूंगा, और अंदर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इनसाइड B1 प्लस B2 डायरेक्शन दिखाई दिया है, ऐड हो जाएंगे, और वो कितना होगा? म्यू नॉट एन आई। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेकिन हमें गिवन क्या है? Total turns. क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ से टोटल ऑफ by मतलब 2 टू पाई आर में कैपिटल नंबर ऑफ टर्न है, तो 1 यूनिट लेंथ में n by 2 pi। कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, यही हो जाएगा ना? Yes, sir. यस तो सर। वैल्यू रख दो, तो इनसाइड वाला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, क्या सही लिखा है? इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, जल्दी बोलो। और आउटसाइड और बिल्कुल अंदर वाले रीजन में क्या रहेगी? 0। यहां पर 0 और यहां पर 0। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। हाँ सर समझ आया। कॉपी करो सर Sir, हाँ। ampere law दिखा दीजिए बस. पहले कॉपी करो इसको। सर हाँ सर ये आप आइडियल सोलोनॉइड कंसीडर कर रहे हैं ना, टोरॉइड और सोलोनॉइड। हाँ हाँ, सर अगर ये थिक हो जाता तब क्या करते? नहीं पूछेगा, काय टेंशन ले रहे। ओके सर। सर तब डिफरेंशिएट करना पड़ता ना? हाँ, मैथमेटिकली डिफिकल्ट हो जाता है। फिर है सभी अंदर यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं। सर एडवांस में पूछता है? यही पूछेगा तो नहीं। ओके सर। मिटाओ। सर 1 मिनट रुकिए।
सर ये फाइनल रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, केसेस याद रखना? फाइनल रिजल्ट याद कर लो, डेरिवेशन याद है और अच्छा। ओके सर। डेरिवेशन याद रखने से ये आइडिया लग जाएगा ना कैसे हमें अप्रोच करना है चीजों को। यस सर। अच्छा, एम्पियर लॉ से यूज करके यदि कैलकुलेट करें, देखो आउटसाइड और बिल्कुल अंदर वाले रीजन में तो पता चल ही गया है ना, जीरो रहेगा। तो यहाँ तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना क्यों जीरो रहेगा। मेन पंगा अंदर ही निकालना है ना हमें, इनसाइड। ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब यस सर। एम्पियर लॉ देखो, देखते हैं। एम्पियर लॉ देखें तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है ये अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर एम्पियर लूप ट्रेपेजियम टाइप कुछ नहीं। सर्किल ले लो ना, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सबसे सिंपल। ओके सर। सर्किल ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे ही मान लो डायरेक्शन। सर आपने अब एम्पियर देखो, लूप बाहर की तरफ माना है कि बीच में माना है टोरॉइड के? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा वहां माना। ओके सर। तो यहाँ पर ये जो है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई होगा, नहीं होगा, जल्दी बोलो। यस सर। सोच लो, बी बाहर ले लूं तो ये 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। देख लो, समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोग हाँ सर। बेटा किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो अभी। सर इसमें इनकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे? बेटा कितने कंफ्यूज मुझे लग रहा है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। टोटल करंट कितना होगा, कितने नंबर ऑफ करना है, कैपिटल एन है ना, कैपिटल एन। तो टोटल इनक्लोज करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और क्या करना है बताओ। हाँ ओके सर। और सर उसमें स्मॉल एन इसलिए लिया था ना क्योंकि हम लोग एक टर्न का निकाल रहे थे। वहां वही स्मॉल एन ही गिवन था। यस सर। कंफ्यूज मत हो। मिटा दूं? तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन मैंने इस चैप्टर को 2 फेज में डिवाइड किया था। पहला था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। दूसरे फेज में कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आपने ध्यान दिया है कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो बायोट-सैवर्ट लॉ मेनली, और फिर उसके आगे की कहानी पूरा बायोट-सैवर्ट लॉ, फिर एम्पियर लॉ, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। अब Yes, sir. आपका जो होमवर्क है, होमवर्क जो करना है कंपलसरी सबके लिए, वो होमवर्क लिखो।
अभी मैंने मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं कराए हैं, वो मैं कराऊंगा आगे। अभी मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट जब तक पहले पूरा मैग्नेटिज्म हो जाएगा, वो मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट सब एक साथ लूंगा, ठीक है, वो हम एक साथ करेंगे। अभी जो आपको होमवर्क है वो है, मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, एच सी वर्मा 2 में सेकेंड में चैप्टर नंबर 34 मैग्नेटिक फील्ड पूरा कंप्लीट हो गया, लिख लो। चैप्टर नंबर 34 पूरा कंप्लीट है, उसके सारे क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व अनसॉल्व ऑब्जेक्ट जितने भी हैं सबको सारे क्वेश्चन करने हैं पूरी तरीके से। राइट, दूसरा जो करना है वो है चैप्टर 35 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, जो अभी फेस चल रहा था, वो पूरा कंप्लीट करना है। मैंने पूरा करा दिया है, कुछ नहीं छूटा है और एक्स्ट्रा ही किया है उससे। Yes, sir. पूरा कंप्लीट करना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व सारे के सारे, ठीक है। तो एच सी वर्मा आपकी स्कूल टेक्स्ट बुक के एक एक क्वेश्चन ये कंपलसरी है सबके लिए। उसके बाद फिर मॉड्यूल कर लेना, टाइम मिला मिलता है। हाँ, टाइम मिला तो ठीक है, टाइम मिला मतलब दूसरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट ना हो, मतलब होने से पहले टाइम मिल जाए तो कर लेना, नहीं तो जो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए फिर वो करना। हाँ बोलो। सर आपने मॉड्यूल भेज दी? नहीं नहीं मॉड्यूल नहीं भेजी है। मॉड्यूल ही नहीं भेजी आपने। तो फिर ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये करो अभी मॉड्यूल। यार मैं बोल चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ यार। मैं कह रहे कि अभी तक आई नहीं है, बनी नहीं। अच्छा, आपने पूछा था क्या? यस सर। चलो सर ना हो मैं- तो सर कोई पुराना एडिशन ही मॉड्यूल का भेज दें, पिछले साल हाँ वाला। हाँ हाँ, सॉफ्ट कॉपी तो रखी ही होगी। चलो सर एक हफ्ते पहले सर पूरा शायद सर हाँ सर शायद मेरे पास पुरानी पड़ी हो तो उसकी जो एक्सरसाइज वाली पिक्चर्स डाल दूं मैं ग्रुप पे, अगर पड़ी हो शायद देख लूंगा। अभी रुक जाओ, अभी मैं देखता हूँ, यदि वहां नहीं मिलेगी तब से डाल दो। ओके सर। ठीक है, अब इसमें एक चैप्टर और बचता है परमानेंट मैग्नेट वाला, जो आपने पढ़ा होगा, परमानेंट मैग्नेट जो होता है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो वो वाला पार्ट हम लास्ट में करेंगे, अभी वो नहीं करना। अब जो हमें करना है नेक्स्ट चैप्टर है आपके एच सी वर्मा के हिसाब से चैप्टर 38 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लिख लो, नेक्स्ट चैप्टर है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट चैप्टर है। जो मैंने 2 चैप्टर बोले हैं उनके एक एक क्वेश्चन करने हैं। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एक बार 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से एम्पियर लॉ जहां से हमने स्टार्ट किया था, अपने नोट्स जल्दी से एक बार देख लो, जितने केसेस कराए जल्दी से फटाफट। एम्पियर लॉ जहां से स्टार्ट किया फिर शुरू करते हैं इसको। एम्पियर लॉ जल्दी से देखो।
सर एच वर्मा से क्वेश्चन पूछ लें? बताओ। सर एक सेकंड। सर स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कनेक्टेड वाला पार्ट ओपन सर्किट हो जाता है ना, बस, और कुछ तो नहीं होता ना? हाँ, फुली चार्ज होता है तो ओपन सर्किट होता है। सर टेस्ट में जो इस बार टेस्ट हुआ था सर, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था सर जिसमें एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पूछा था और वो डायग्राम वायग्राम नहीं था उसमें। सर current हाँ। across 2 ohm resistors. सर उसमें अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो वो कहाँ से होगा करंट? नहीं, वो करंट एक्चुअली वो फिगर मिस था, मैंने जो भेजा है उसमें है, वो उन्होंने टाइप करते हुए मिस्टेक करी है। सर वैसे 0 होगा ना अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा? हाँ 0 होगा, वो जो मैंने भेजा है ना आज वो कॉपी, उसमें बना है वो फिगर। सर क्वेश्चन, सर आपके पास एच वर्मा है? हाँ बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 61 बता दीजिए और 59। कौन से चैप्टर का है? सर मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर नंबर 34। एक मिनट। थर्टी फोर में क्वेश्चन नंबर? सर क्वेश्चन नंबर 59। 59. Consider a non-conducting ring of radius r and mass m, which has a total charge q distributed uniformly on it. The ring is rotated about its axis, which is with an angular speed omega. Find the equivalent electric current in the ring. तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा आपका q डिवाइड बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो q डिवाइड बाई q ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, पहले पार्ट का आंसर। सर क्यू ओमेगा बाई 2 पाई ना? हाँ, और दूसरे पार्ट का आंसर है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट और चार्ज मैंने और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन बताया था, नहीं बताया था? यस सर बताया था। डायरेक्ट यूज करो ना रिजल्ट। क्या था रिजल्ट? म्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2m इन 2l, यही था, कुछ ऐसा ही था। यस सर, म्यू बाय एल इज इक्वल टू Q by L is equal to Q by 2m। तो डायरेक्ट अप्लाई करना, क्या दिक्कत है? सर जिस समय अटेम्प्ट किया था उस समय पढ़ा नहीं था शायद, इसलिए। समझ गए? यस तो ये 59, 60, 61 से वही क्वेश्चन तो है एक लाइन में। ठीक है सर। सर अब कर लेंगे। सर इस बार सर टेस्ट में कैपेसिटर्स के क्वेश्चन नहीं थे मेडिकल में। एक आध थे शायद, बताएं। आर से सर्किट एक दो थे। सर नहीं थे। नहीं थे? एक भी नहीं थे। सर टेस्ट चलो के मैं, क्वेश्चन पूछने अच्छा मैं मेडिकल वाले में नहीं थे, इंजीनियरिंग वाले में थे एक आध क्वेश्चन शायद। सर हाँ। एक आदमी ज्यादा था। चलो मैं अलग से और दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? सर पूछने थे कुछ उससे टेस्ट, किससे? किसमें? तो टेस्ट वाले क्वेश्चन से। टेस्ट में डाउट है क्या? हाँ सर है तो, लेकिन सर अभी वेबसाइट ही नहीं चल रही है। अरे मैंने भेज दिया है ना यार, तुमने ग्रुप चेक किया? मैंने क्वेश्चन सोल्यूशन भेजे हैं सब। अच्छा सर भेजे है क्या? और क्या, पीडीएफ मैंने भेजे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों। हाँ सर तब ठीक है। हाँ चेक करना, ग्रुप में डाले हैं मैंने, आज ही तो डाले। उसमें क्वेश्चन भी है, सोल्यूशन भी, फिजिक्स भर के डाले हैं बस। ओके सर, ओके। रिवाइज कर लिया?
मेडिकल वालों का कैसा हुआ एग्जाम? ठीक हुआ या नहीं हुआ? यस सर। कितने आ रहे हैं प्लस? सब 130 आए हैं। 130 फिजिक्स में? हाँ। अच्छा फिजिक्स का, लेकिन होता कितना 45 इंटू 4 सर 1, ठीक तो है, ठीक ठाक आ गए। ओवरऑल ओवरऑल तो 480 बनी है। बायो नहीं अच्छी हुई इस बार। बायो में रट्टा मारो बेटा, और क्या करोगे? सर से पूछो कैसे करना है, क्या करना है। नहीं सर, वो इस बार पढ़ ही नहीं पाई थी, मतलब तबीयत ही खराब थी, ऐसे ही दिया था पेपर। ध्यान रख। सर थर्ड क्वेश्चन बता दीजिए टेस्ट का। मेडिकल वाला कि इंजीनियरिंग वाला? जेई जेई। जेई वाला। तो सर्किट को कैसे आपने सिंपल किया वो नहीं समझ में आ रहा। थर्ड क्वेश्चन? यस सर। थर्ड क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। गधों जैसी बात कर रहा है। ऊपर का 1-2 सीरीज में है, नीचे के 2-4 सीरीज में है। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। और सॉल्व कर ले, और क्या है। और बी पॉइंट नीचे है 2 के बगल में, तो बी पॉइंट ऊपर वाला भी होगा। आइडियल वायर है ना, 1 के बगल, ऊपर के 1 के बगल वाला वो भी बी पॉइंट होगा। तो ए बी के बीच में एक 2 हो गया। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। रुक जा, मैं फिगर बना ही देता हूँ। यही है क्या? चेक करो, यही फिगर है। हाँ ये 2, ये 4, और ये 1 और 2, ये कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना है? 2 और 4, 6 हो गया। तो ये 6 ये हो गया ना, ये भी हो गया, सॉरी ये भी, एक तो ये भी, हाँ ये भी हो गया। सही है। अब ये कैसे हो गए, फिर ये कैसे हो गए, फिर ये कैसे हो गया? सर एक वाला फोर्थ पार्ट उतार दीजिए, फोर्थ वाला भी प्लीज। फोर्थ क्वेश्चन? यस अरे सर उसका डायग्राम समझा दीजिए। फोर्थ वाले में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी, पोटेंशियल तो- डिफरेंस बिटवीन तो पॉइंट सी एंड बी बताना है। 15 ओम और 15 ओम पैरेलल में हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15/2 हो गया। हम्म, तो 15 और टोटल करंट जो होगा सर्किट बैटरी से निकलता हुआ वो V/R इक्विवेलेंट यानी कि 4/15 हो गया। ओके, अब ये अगर आइडेंटिकल है ना, तो जितना ऊपर हाँ। जाएगा उतना नीचे भी जाएगा, तो I/2 ऊपर गया, I/2 नीचे गया, हाँ राइट। तो 2/15 एम्पियर ऊपर जा रहा है, हाँ तो 10 वोल्ट्स मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस ले ले इसको। तो कह रहा है इसको हाँ। सॉल्व कर रहा हूँ तो सर 2/3 आ रहा है मेरा। 3 आ रहा था सर। 10 इंटू 2/15 करो। तो कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ वाला। क्वेश्चन फोर्थ वाला। यस सर, मेरा भी 2/3 आया था। सर अच्छा इसमें सर हाँ। केवीएल नहीं लगा सकते 2/15 into 10 सी और करेंगे बी ना? के बीच में? हाँ केवीएल ही है, केवीएल ही है।
तो टू ऊपर सर का हो की गया 15 बाई सर सर एक 4/3 केवीएल लगा आ रहा है। सर 4/3 आ रहा था सर सर केवीएल लगाने के बाद 2/15 into 10 करेंगे ना सर 4/3 तो आएगा। 4/3 यस है। सर। 4/3 आ हो रहा तो था। गया, तो ठीक तो है। सही है अरे क्वेश्चन लेकिन सही है। सर आंसर कुछ और दिया है ना? नहीं अच्छा दिया है, सही है। आंसर नहीं 4/3 है। ये सर 4/3 होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर ये था, मैं वो भेजा है, चेक कर लेना। अच्छा, जो 6 पूछ रहे थे ना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट एज शोन इन द फिगर व्हेन द की इज प्रेस्ड व्हाट विल बी द चेंज इन रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। सर कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको कोई डिफ्लेक्शन की बात कर रहा था, कोई रीडिंग में कोई सर चेंज नहीं आएगा करंट भाई। डिवाइड ही नहीं होगा सर, तो चेंज यस सर यस, मैं कर रहा था गलती। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी R है, तो R1 by R2 is equal to R3 by R4 ही तो होल्ड कर रहा है। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था सर, क्योंकि नो चेंज का मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि 0 चेंज आया। नो चेंज इन रीडिंग, उसमें लिखा है रीडिंग। हाँ तो सर मतलब जितना चेंज हुआ रीडिंग में, तो सर उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन नो चेंज और डी ऑप्शन है 0 चेंज, तो मतलब सर वही हाँ, तो नो चेंज, हाँ नो चेंज और 0, हाँ एक ही बात हो गई। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ए, मतलब सर मैंने भी ए किया था, बट फिर भी सर हाँ नो चेंज और 0 का मतलब, हाँ सर 0 का मतलब हुआ कि सर फाइनल जो है वो 0 हो जा रहा है, मतलब चेंज तो हो रहा है वो पूरा। लैंग्वेज में ये थोड़ी ना हुआ, मतलब सर चेंज उसने पहले ही मेंशन कर दिया। हाँ, व्हाट विल बी द चेंज इन रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो चेंज का मतलब 0 का मतलब 0 चेंज का मतलब भी वही हुआ, नो चेंज का मतलब भी वही हुआ। हाँ, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ा सा, सही बोल रहा है। सर एक थर्मोकपल का पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया था। कौन सा वाला बताना? तो 19th। यस 19। सर एक सेकंड सर, बस एक सेकंड। आपने 4th वाला बोला था। हाँ, 4th वाले में ऊपर करंट I/2 जाएगा। अब हम लोग को VC माइनस VB निकालना है ना, तो VC पे करंट 2 वोल्ट होगा, मतलब कि वोल्टेज 2 वोल्ट होगा VC पे, राइट? अरे यार वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, तो उसमें जो हाँ, करंट जा रहा है इनटू 10 का डायरेक्ट ऐसे IR क्यों के सर? बराबर होता है डिफरेंस। मैं 2 माइनस भी करूंगा ना। अरे IR के बराबर डिफरेंस होता है यार, कैसी बात कर रहा है? उसका 2 थोड़ा ना होगा जिस पॉइंट की बात कर रहा है तो। वो 2 होगा जब दूसरे एंड का 0 मानो तब। अरे सर ओके ठीक है सर, ठीक है। हाँ, थर्मोकपल इसमें दिया न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ थर्मोकपल, तो EMF गिवन है, तो हमें बताना है न्यूट्रल टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर तो d/dt इक्वल टू 0 करना, और क्या? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, शायद पोटेंशियोमीटर का, उसमें सर 15R रेजिस्टेंस दिया था सर। उसमें ये नहीं पता लग रहा था कि 15R वो जॉकी तक का रेजिस्टेंस दिया है या फिर पूरे उसका दिया है, पूरी लेंथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? पूरे का शायद 18 पूछ रहा है। R is equal to 15R, वो पूरे का है ना, वो तो कैपिटल R जाएगा ना। यस सर। सर वो कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं लोग? क्वेश्चन नंबर 15th। हाँ, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 15R दिया है, तो कैपिटल R तो पूरे का होगा ना। सर क्वेश्चन में नहीं लिखा था सर, वो डायग्राम में बना था तो समझ नहीं आ रहा था पूरे का होगा या फिर उस लेंथ तक होगा। नहीं, AB का कैपिटल R वो फिगर से ही यही कंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज वो बोल देता है न्यूट्रल पॉइंट का, और पूछ रहा है कि 0 डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कितने सेंटीमीटर पे होगा, तो फिर वो 15R तो होगा ही नहीं ना, नहीं तो पूछता ही क्यों। हाँ सर ठीक है। सर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करता है। हाँ, और वेरी लार्ज रेजिस्टेंस।
सर सीरीज में क्यों करते हैं? क्योंकि उससे करंट मिनिमम फ्लो कराना है। मैंने लिखवाया रीड वहां पर पॉइंट पर ना जब वोल्टमीटर बनाया। यस सर। ठीक है सर। सर मिली वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर में किस में ज्यादा हाई रेजिस्टेंस लगता है? मिली वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर में तो पहली बात तो वोल्ट, अच्छा मिली वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर में ना। सर एक बार सर लॉजिक सुन लीजिए इसका। सर वोल्ट मीटर सर कम सेंसिटिव वोल्टेज मेजर करेगा। सर मिली वोल्ट मीटर सर मिली वोल्ट वाली करंट को भी मिली वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करेगा। तो सर उसमें सर रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ना ज्यादा, क्योंकि सर फिर तभी तो मेजर कर पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सर मिली वोल्ट का और वोल्ट का मतलब सर रेंज से है ना उसकी? रेंज से, हाँ हाँ सर रेंज से है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो वोल्ट मीटर का ना, वोल्ट मीटर मतलब आइडियल, आइडियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब उसके थ्रू करंट जीरो पास हो। सर एक बार 24 वाला बता दीजिए। ट्वेंटी फोर्थ में अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, टोटल रेजिस्टेंस 10 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर so that the null point is for, अच्छा तो कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है हमें। तो जब कैपिटल आर लगाया तब नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है, समझ रहे हो ना। और इससे पहले वाले केस में जब कैपिटल आर नहीं था तो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो V मिल जाएगा, सॉरी EMF मिल जाएगा, E मिल जाएगा। पहले वाले केस से क्या मिलेगा, अभी क्या मिलेगा मुझे, V। सर लगाने के बाद V मिलेगा ना? अभी V मिलेगा जो फिगर बना है। यस सर। अभी पूरा पूरा करंट AB से निकल जाएगा नीचे वाले लूप का नीचे में, ठीक। तो पहले सर जब नल पॉइंट ऑब्टेन होगा तो करंट जो नीचे वाला सर्किट उससे नहीं फ्लो करेगा ना? हेलो यस सर। आवाज आ रही ना? हाँ ठीक हाँ है। सर मैं ये कह रहा हूँ सर जब नल पॉइंट ऑब्टेन होगा तो नीचे वाले सर्किट से करंट नहीं फ्लो करेगा ना? मेरी बात सुन ले भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, V बाई E माइनस 1 इंटू कैपिटल आर क्या था, जरा बताओ। कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या था, सॉरी स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, नोट्स देखो। कैपिटल आर इज 1 बाय 2 माइनस 1 ऐसे था। मैंने बोला था स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या, कैपिटल V बाई E। क्या था फिर से बोलना। सर पोटेंशियोमीटर के लिए? हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो था E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, यही था ना, बस डायरेक्टली वही तो रखना है। अब यहाँ पर 40 सेंटीमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जब हमने कैपिटल आर लगा दिया है, तो अभी जो देगा A से C तक का, जब 40 सेंटीमीटर है तो A से C तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V देगा। ये भी तो लगा सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर, क्या सुनाई नहीं दिया उसका। स्मॉल आर इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, ये और बस वही डायरेक्ट लगाना है। प्रथमेश तुम ही पूछ रहे थे ना? यस सर सुन लिया।
तो रिजल्ट याद है नहीं याद है? सर याद नहीं था। हाँ तो वो जो काहे याद नहीं था भैया? सर एक बार 23 का सॉल्यूशन देख लीजिए। 23 में द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट बताना है ना। स्टडी स्टेट का मतलब हुआ कि Yes, वहां sir. से कोई करंट नहीं जाएगा और वहां से मतलब 8 ओम वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, ये मतलब है। यस सर। और 8 ओम वाली से कोई करंट नहीं जाएगा तो इधर अर्थिंग है। तो यस सर। अर्थिंग का मतलब है जीरो पोटेंशियल। और हाँ सर, वो जहां -10 हो जंक्शन है जाएगा। और जहां जंक्शन है सर उसमें मुझे बस ये पूछना है कि हाँ। सर जैसे मतलब तीनों ब्रांच से फ्लो होकर बीच वाले में आएगा करंट, तो अच्छा ओके, नहीं तो मतलब सर उसमें केसीएल फॉलो करेंगे ना तीनों ब्रांचेस, बस वो जो चौथी ब्रांच है उसमें बस करंट। सोल्यूशन मत देखो यार, सोल्यूशन मत देखो, अपना दिमाग यूज करो। मैं कह रहा हूँ जो अर्थिंग है उसका जीरो पोटेंशियल होता है कि नहीं होता? यस सर, तो बाकी का डिफरेंस अगर 10 रखना है तो -10 हो जाएगा वो। और सुनो, इसका यदि जीरो है, अर्थिंग जहां पर है उसका जीरो पोटेंशियल है, तो जंक्शन पॉइंट है उसका भी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। तभी तो करंट फ्लो नहीं ओम्स वाले से। सर जंक्शन पॉइंट का। मेरी बात सुनो पहले। मैं ये कह रहा हूँ स्टडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज, यस सर। और कैपेसिटर फुली चार्ज मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस। यस सर। अब 8 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होने देना है, तो जंक्शन पॉइंट और इधर अर्थिंग है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बट बीच में बैटरी भी तो है। बनी रहने दो ना, क्या दिक्कत है? उस ब्रांच से पूरा करंट फ्लो होना ही नहीं है तो। ओके सर। सर तो फिर जंक्शन पे जीरो। जंक्शन पे जीरो, तो जीरो से जीरो अर्थिंग तक आ जाओ, तो 0 8 इंटू 0 Q/1 प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके सर। देखो देखो करके क्या आ रहा है। सर फिर तो 10 आ जाएगा ना सर, अगर जंक्शन पे भी जीरो हो गया सर। हाँ। सर तो तीनों जो दूसरी ब्रांचेस है तीनों सर, उससे करंट फ्लो होगा जंक्शन पे, तो सर वो जब वो फ्लो हो रहा है तो मतलब फिर वो करंट केसीएल फॉलो नहीं करेगा ना सर। तीनों ब्रांचेस से फ्लो हो रहा है और चौथी में फ्लो हो ही अच्छा, नहीं रहा है। एक मिनट में, स्टडी स्टेट बोला है ना? यस सर। स्टडी स्टेट का तो मतलब यही हुआ कि फुली चार्ज हो गया, और फुली चार्ज का मतलब उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो कुछ इसमें टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? एक मिनट चेक नहीं करना था सर, मुझे। सर तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किन्हीं दो ब्रांचेस से आ रहा हो और तीसरी ब्रांच में चला जा रहा हो। हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हाँ तो होगा। सर उसी से आ रहा है, बस ठीक है सर। हाँ ऐसा होगा, मतलब उस 8 वाले में करंट नहीं जाएगा, बस ये है। यस सर। हाँ हाँ, तो इसीलिए 8 वाले में करंट जीरो किया हुआ है, देख लो उसने वही डिफरेंस करके जीरो कर दिया है, सम जीरो। यस सर। उसका करंट कंसिडर ही नहीं किया। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। सर केसीएल ये हाँ स्टेट कर दो ना, सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज जीरो। हाँ हाँ हाँ, जीरो जीरो तो 3 तरफ से करंट आएगा, बस वही और जीरो सिर्फ कर चौथे देना पे 8। जीरो होगा। हाँ, और 8 वाले से जाएगा नहीं क्योंकि वो स्टडी स्टेट में है, तो फुली चार्ज हो चुका है। ठीक है ठीक है। टू 200 के ऊपर
किस किस के आ रहे हैं 200 के ऊपर? सर मेरे। और कोई है? सर मेरे। सर मेरे भी 201 है। कौन? मृदुल हो गया, मनीष, सूर्यांश हो गया, और यश हो गया, 3। तो सौम्या दीदी के भी हैं। सौम्या, अच्छा सौम्या है प्रेजेंट? सौम्या, और किसके आ रहे हैं? सर नेगेटिव मार्क हटा के बोलूं सर? कितने आ रहे हैं? सर नेगेटिव मार्क हटा के सर 201 या 2 आ रहे हैं, ऐसे कुछ। नेगेटिव कितने हो गए हैं? देख के बता रहा हूँ, एक सेकंड। सर साइट अनअवेलेबल आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, चेक कर लेना। और बाकी लोग यार, और 150 से ऊपर कितने लोग हैं? सर मैं हूँ सर। एक मिनट, मैं पहले मैं मोबाइल लेके बैठता हूँ तब। हाँ मैं, सर हाँ हैंड रेस कर दें सर? सर मैं हूँ सर। हैंड रेज करो मोबाइल में ही। मृदुल, 4 हो गए। सर 150 ऊपर मतलब 200 के ऊपर वाले भी ना कंसिडर्ड? हाँ हाँ उसमें वो भी है। नाम भी बोलते जाओ यार। सर आयुष झा सर। मृदुल, आदित्य, आदित्य सिंह, आयुष झा, सूर्यांश वर्मा, अनुराग यादव, बस इतने ही लोग हैं यार इतने बैच, इतने बड़े बैच में। सर 142 है मेरे सर। एग्जाम नहीं दिया था। यश भैया भी हैं। सर क्या हुआ? यस, हाँ यस है। क्या पूछ रहे हैं? 150 से ऊपर, 150 से ऊपर। हाँ हाँ मेज भी है। 200 से ऊपर कोशिश करो यार, कम से कम 200 के ऊपर तो आ ही जाए। मतलब अभी बताओ इतना लिमिटेड सिलेबस है, जब 200 नहीं पहुंच पा रहे हो, गिने चुने लोग पहुंच पा रहे हैं, पूरे सिलेबस में 200 कैसे उम्मीद करें बताओ? मतलब तुम्हें नहीं लगता कि अभी तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, एक चैप्टर का टेस्ट लिया है उसमें 200 पहुंचने में गिने चुने लोग पहुंच पा रहे हैं। जब पूरे सिलेबस से आएगा और हमें लगभग 200 की रेंज में रहना है थोड़ा ठीक ठाक रैंक होने के लिए, तो मतलब अभी उस हिसाब से तो काफी पीछे चल रहे हैं हम, नहीं लगता आपको? तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो यार। ठीक है, और कोई दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन आ रहा है, डिस्कस करो। और थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो कि मतलब कम से कम यार 200 की रेंज तक पहुंच जाए कम से कम। 150 प्लस में तो रहे, 150 प्लस का मतलब आप सिक्योर रीजन में हो, लेकिन उसमें रैंक मत समझो। यदि रैंक वैंक ठीक ठाक रैंक वगैरह चाहिए तो लगभग 200 की रेंज में रहना चाहिए, उसी रेंज में 10-20 प्लस माइनस हो सकते हैं, तो उस रेंज को कम से कम उसी में के आसपास होना चाहिए। वैसे तो और आगे जाना चाहिए। हाँ 200 के आसपास भी रहते तो सिक्योर जोन में हो, अच्छे जोन में हो। मेरे कहने का मतलब ये है 300 में 200 के आसपास यदि हो तो आप अच्छे जोन में हो, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। 200 के आसपास कितनी रैंक आती है? 200 के आसपास ये मान के चलो कि आप लगभग 4000 के आसपास रैंक, 4-5 की रैंक के आसपास में रहोगे। 3 से 4, 4-5 वो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से डिसाइड होता है, लेकिन उस रेंज पे रहोगे आप।
हाँ, क्योंकि जब 360 का पेपर होता था तब इतने में लगभग वही 6-7 हजार की रेंज में रहता था। तो यदि 300 का पेपर हो गया है और 200 की रेंज में हो आप, तो मान के चलो कि 3000, 4000, 5000 इसी रेंज में रहोगे। डिफिकल्ट लेवल है तो और तो आगे ऊपर आ जाओगे, थोड़ा सा सिंपल है तो थोड़ा बहुत मतलब रेंज वही रहेगी आसपास, क्योंकि अपर रेंज में बहुत कम मार्क्स में ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। हजार रैंक मतलब 4-4, 5-5, 6-6 मार्क्स में ही हजार रेंज का डिफरेंस आ जाता है। तो ये है कि मतलब थोड़ा सा इस रेंज में रहने की कोशिश करो। बाकी थोड़ा सा बहुत कम टाइम बचा है, ज्यादा टाइम नहीं है आपके लिए, ठीक है। अभी से प्रिपेयर करो और बाकी सिलेबस की टेंशन मत करो। सिलेबस तो कराएंगे, सब हो जाएगा, सिलेबस बड़े आराम से होगा, ठीक है। बस ये जो हो चुका है उसको कैसे समेटना है उसके बारे में ज्यादा सोचो, ठीक है। जैसे ये पेपर हुआ था, इस पेपर में जैसे कई लोगों को इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी याद नहीं, उनकी वर्किंग याद नहीं, उनके फॉर्मूले याद नहीं है यार, तो कैसे काम चलेगा बताओ। और मैंने बोला था जेई मेन और एडवांस में 1-2 क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जरूर आते हैं, इसीलिए मैंने काफी क्वेश्चन इस बार के पेपर में देने की कोशिश भी करी है कि इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन में दे दूं। आइडिया लगेगा कि मतलब क्या आपको याद है इंस्ट्रूमेंट की नहीं याद है, तो पर्पस ही यही था। सर ये अभी भी वही एडवांस लेवल का या बीच का? नहीं, जेई मेन लेवल का है, जैसा आता है वैसे ही है, ठीक है। हाँ, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो यार, ठीक। चलो नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे आगे का, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करते हैं। हमारा इस चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अब बहुत कम चीजें बची हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा सर एसी और परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट तो पूरा याद करने वाला है, उसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं, रेक्टिफिकेशन है, तो उसके नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा और उसी से देख के कर लेंगे, डिक्टेट कर दूंगा। बाकी इंडक्शन और एसी काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाला भी है, तो उसको बहुत समझ के करना है। तो चाहो तो एच.सी. वर्मा वगैरह से स्कूल के टेक्स्ट बुक से पढ़ के आना, तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे आज कंटिन्यू करके, ठीक है। चलो, और ये पेपर अच्छे से ध्यान से देखना, संभाल के रखना इसको, और देखना किस वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और क्या गलतियां हुई हैं और क्यों हुई हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।